हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हम मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि सीबीएसई ने अपनी साइट पर लिस्ट करा है। तो जैसा कि हम पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें दे रखी हैं। तो आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला है, आपको 3 आवर्स करने को मिलेंगे और इसमें आपको टोटल 5 सेक्शन में जो है क्वेश्चन पेपर को डिवाइड करा है। ठीक है, जो पहला सेक्शन है उसमें एमसीक्यू है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन बी में आपके वेरी शॉर्ट आंसर हैं जो 2 मार्क्स ईच के, और सेक्शन सी में 3 मार्क्स ईच के शॉर्ट आंसर हैं, एंड सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर है 5 मार्क्स ईच के, और सेक्शन ई में आपको कुछ केस स्टडी टाइप्स क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं सेक्शन ए कंप्लीट कराने वाला हूँ। ऐसे ही मैं कंटिन्यू वीडियो 1-2 और लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं 5 सेक्शन कंप्लीट करा दूंगा। तो आज जो ये वीडियो है वो सेक्शन ए के लिए है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर होगा। इफ़ ए आई जे इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आखिरकार होती क्या है। तो हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो मैं लिख देता हूं द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। मतलब कि अगर मैं एक मैट्रिक्स ड्रॉ करूं और यहाँ पर मैं लिखूं ये जो मैं मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहा हूँ वो 2x2 की कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो 2x2 की मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से कहलाए जाएंगे। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स कहलाए जाएंगे, एक तो यहाँ पर आएगा जो, और एक यहाँ पर जो आएगा। मतलब कि ये भी 0 होगा और आपका ये भी 0 होगा, और ये आपको कुछ भी दे रखा होगा, ए भी मान लेते हैं हम। अगर सर 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स हुई तो क्या होगा, तो इसके तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। मतलब कि ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, बाकी ये आपको दे रखे होंगे और ये कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आपके 0 होंगे। तो आपको समझ आ गया होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो इसमें जो बोला है इफ़ ए आई जे इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ए मैट्रिक्स है तो ए आई जे। अब ये आई जे क्या होता है, आई माने होता है रो और जे माने होता है कॉलम। रो कॉलम क्या होते हैं, ये रो होती है और ये जो ऐसे होता है वो कॉलम होता है वर्टिकल में। तो इसने 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो इसमें से हमें सही ऑप्शन बताना है। अब आप मेरे को ये बताओ जो ये 0 है ये कौन सी रो और कौन सी कॉलम है। तो सर ये जो 0 है वो रो 1 है और कॉलम 1 है, और उसका आंसर कितना है 0। और सर ये जो बीच में 0 है ये क्या है, तो ये रो 2 है और कॉलम 2 है। तो क्या है ये रो 2 कॉलम 2, ये भी कितना है 0 है। और ये जो लास्ट वाला है ये क्या है, ये रो 3 और कॉलम 3, ये भी कितना है हमारा 0 है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे 0 होते हैं। तो हमें सही आंसर बताना है। तो आप सी जो आंसर दे रखा है वो देखेंगे, क्या दे रखा है, ए आई जे इक्वल टू 0 वेयर आई इक्वल टू जे। तो सही बात तो कह रहा है एकदम। जहां पर आई जे के बराबर होगा तो आप यहां दे सकते हो आई भी 1 है जे भी 1 है, दोनों आपस में बराबर है। तो जहां पर आई जे के बराबर होगा वहां पर आंसर क्या होगा 0। तो देखो आई जे बराबर है 0, आई जे बराबर है 0, एंड इधर भी आई जे बराबर है 0। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देखो मैं आपको एकदम 0 से लेकर चल रहा हूँ जैसे कि आपको कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको एक एक चीज़ बता के चल रहा हूँ, टॉपिक कवर करता हुआ चल रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आपको पूरा का पूरा समझ में जरूर आ जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके रो और कॉलम्स बराबर हों। मतलब अगर उसकी 3 रो हैं तो उसके 3 ही क्या हो, कॉलम हो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रो एंड कॉलम शुड बी इक्वल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसने कहा जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है उस ऑर्डर 3 की है। ऑर्डर 3 का मतलब ये है कि वहाँ पर जो ये मैट्रिक्स है उसमें 3 रो हैं और 3 हमारी कॉलम है। फिर कह रहा है इफ़ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू -3। तो इसने कहा ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू -3। ये ट्रांसपोज क्या होता है, अगर रो को कॉलम की जगह कर दें और कॉलम को रो की जगह कर दें तो इसे ट्रांसपोज कहते हैं, और ये जो साइन लगाया है इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है -3। तो कह रहा है बताओ ए
ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। अगर डिटर्मिनेंट में ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप अलग अलग कर सकते हो। मतलब आप इसको ये लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो एक बात और बता दूँ आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो वो दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। क्यों? हम रो को कॉलम की जगह कर देते हैं, कॉलम को रो की जगह कर देते हैं, लेकिन उसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे तो वो हमेशा सेम आता है। तो ए अगर ए ट्रांसपोज के बराबर है तो मैं ए की जगह ए ट्रांसपोज जरूर रख सकता हूँ। तो ए की जगह ए ट्रांसपोज रख दो, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -3। तो आंसर कितना हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसमें से ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आ गया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी इज गिवन बाय। मतलब कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बताने इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा, और जो ट्राइंगल के नाम भी दे रखा है ए बी सी। तो हम बना लेते हैं एक ट्राइंगल जो ए बी सी होगा। तो मैं अगर ऐसे एक ट्राइंगल बना लूँ ए बी सी, ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। तो इसने कहा इस ट्राइंगल का हमें एरिया बता दो। तो देखो जो ये पॉइंट है, यहाँ से जो ये वेक्टर जा रहा है, ये वेक्टर ऊपर की तरफ है, और यहाँ से जो वेक्टर जा रहा है ये वेक्टर इधर की तरफ है। तो अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो इंटरकनेक्टेड वेक्टर्स है, मतलब इसी वेक्टर से यहाँ भी जा रहा है और इसी वेक्टर से यहाँ भी जा रहा है, उन दोनों साइडों के डिटर्मिनेंट का क्रॉस कर देते हैं हम। तो कैसे, मतलब तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, देखो ये तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है चैप्टर में पहले आप पढ़ चुके होंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ कौन से 2 वेक्टर जो एक ही पॉइंट से दोनों तरफ जा रहे हो, मतलब ए बी और ए सी। तो ए बी वेक्टर इसका क्रॉस कर देंगे ए सी वेक्टर से। तो यही हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। आ गई बात समझ में? तो इसमें से आप चेक कर लो कौन सा वाला होगा। तो आपका बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखो बाकियों में तो 1/4 लिखा है, 1/8 लिखा है, तो ये तो वैसे ही गलत है। तो बचा से 1/2 वाला, तो आप वैसे भी टिक लगा सकते हैं अगर आपको वेक्टर के बारे में जानकारी नहीं है। आ गई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू बतानी है जब ये फंक्शन आपस में क्या हो, कंटिन्यूअस हो। तो फंक्शन आप दे सकते हो 1 - cos 4x/8x² जब x 0 के इक्वल नहीं होगा, और k जब x 0 के इक्वल होगा। तो जब भी ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मतलब ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x = 0 पर। तो ये फंक्शन हमें कैसा दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। कहाँ पे, एट x = 0 पर। सर ये कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस कुछ नहीं है। अगर आपका कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो एक कंडीशन होती है, वो लिख लेंगे आप। तो कंडीशन क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन इक्वल होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन। सर ये प्लस माइनस क्या है, प्लस का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट और माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब 0 के राइट साइड और इसका मतलब होता है 0 के लेफ्ट साइड। तो इसमें क्या होता है, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं जब हमारा कोई फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। याद रखना, कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन, जब x 0 हो तो फंक्शन क्या है, सर ये रहा, जब x 0 है तो फंक्शन हमारा क्या है, k है, लिख लिया k। उसके बाद कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब x 0 के राइट साइड हो, मतलब 0 तो नहीं होगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, 0 के राइट साइड का मतलब 0 के हल्का सा उधर। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर समझ लो एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे ये 0 है, 1 है, 2 है, इधर -1 है। तो इसने बोला 0 के राइट साइड। तो 0 के राइट साइड का मतलब है 0 पे नहीं होगा, 0 के हल्का सा इधर होगा, और लेफ्ट साइड का मतलब 0 से हल्का सा इधर होगा, लेकिन 0 तो नहीं होगा। तो हमें जो कंडीशन लेनी है वो कौन सी होगी, जो 0 नहीं होगी। तो देखो x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस वाले में कौन सी कंडीशन आ जाएगी, 1 - cos 4x अपॉन में 8x²। इतनी बात आ गई समझ में? अब ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसमें भी जो वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड होगी पर 0 नहीं होगी, तब भी यही फंक्शन आएगा। तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से हमारा काम चल जाएगा और हम यहाँ से k की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो k से तो अभी हमें मतलब नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सर इसको पूरा लिख लो लिमिट के साथ। तो
तो लिमिट के साथ लिख लेते हैं इसको पूरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर। इसको लिमिट के साथ साथ हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आप इसमें जैसा कि देख सकते हो 1 माइनस कॉस 4x लिखा है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, तो मैं आपको फॉर्मूला ढंग से समझा देता हूँ। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जरूर, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है कॉस 2x का फॉर्मूला। कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर मैं, देखो आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर इसका आधा है x। अगर मैं इसको कह दूँ cos 4x तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x का आधा 2x। एकदम सही बात है। अगर आप यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस 4x है तो यहाँ से मैं 1 माइनस कॉस 4x का फॉर्मूला इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2x इधर अगर प्लस का 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, ये 1 है और प्लस का cos 4x इधर अगर माइनस का cos 4x हो जाएगा। तो 1 माइनस cos 4x का फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया, 2 साइन स्क्वायर 2x। क्या सबको आ गई बात समझ में? तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, 2 साइन स्क्वायर 2x। तो लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में 8x स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। उसके बाद देखेंगे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, लिख लो साइन स्क्वायर 2x अपॉन में 4x स्क्वायर लिखा है। अब 4x स्क्वायर को मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हो, लेकिन क्यों लिख रहे हो ये तो बता दो। ये भी बता देंगे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा। तो अभी मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं इसे और सिंपल कर लेता हूँ। तो और सिंपल करने के बाद इसमें लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो जैसे कि अगर ऐसे लिखा हो ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। क्या कोई गलत बात है इसमें? नहीं सर एकदम सही कह रहे हो, लिख डालो उसको। तो देखो साइन 2x अपॉन में 2x, इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर, फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x इक्वल टू 1। ये जो पूरा होता है, इस पूरे का आंसर क्या निकल कर आता है हमारा, 1। मतलब कि यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए और यहाँ भी x होना चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पर हमें दिख तो रहा है कि सर यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, लेकिन यहाँ तो 2x नहीं है। तो यहाँ 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 0 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। हाँ सर अब कंडीशन पूरी हो रही है, अब आप इसको 1 लिख सकते हो। तो इसको अब मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। लेकिन 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बेबी स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर लिख दूंगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आंसर कितना निकल कर आ गया, इसका 1 निकल कर आ गया। और यही पूरी की पूरी चीज़ पहले किसके बराबर थी, k के बराबर। तो k की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 1 निकल कर आ गई। आ गई बात समझ में? तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा k इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा है और पूछा है कि एफ एक्स बताओ। तो अब हमें उल्टा जाना है, मतलब कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एफ एक्स से अगर हमें एफ डैश एक्स लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सर क्या पूछ रहे हो, इतनी आसान सी चीज़ है सर, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर हमें रिवर्स जाना हो तो क्या करें, मतलब एफ डैश एक्स गिवन हो और एफ एक्स पर जाना हो तो सर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। अगर हमें उल्टा जाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। अब जिनको नहीं पता ये कैसे आया, तो फॉर्मूला होता है एक इसका इंटीग्रेशन का कि x की पावर n का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो हो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो वही हमने करा है कि ऊपर भी पावर प्लस कर दी और नीचे भी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है, और पीछे क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। तो ये आंसर आ गया हमारा, और ये x में क्या लगा देते हैं, मोड लगा देते हैं। तो अब आंसर मैच कर लो, किससे मैच हो रहा है, तो आपके बी ऑप्शन से मैच हो रहा है। जो ये आंसर है किससे हो रहा है, बी ऑप्शन से। तो भाई बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर एंड डिग्री होता क्या है। तो ऑर्डर हमारा होता है कितना बड़ा डिफरेंशिएशन करा है। मतलब कि अगर मैं कह दूं dy बाई डी एक्स, तो ये कौन सा ऑर्डर है सर? फर्स्ट ऑर्डर है। अगर मैं कह दूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर है। इसे ही हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं कि कितना बड़ा डेरिवेटिव करा है, कितनी बार डेरिवेटिव को करा गया है। तो और डिग्री कैसे कहते हैं? जो सबसे बड़ा ऑर्डर होता है उसकी सबसे बड़ी पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। जैसे इस पूरे की पावर अभी क्या चल रही है? 1, तो 1 ही हमारी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। इसकी पावर 2 होती तो 2 डिग्री हो जाती। तो हमें जो दे रखा है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन ये गिवन है कि d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स की पावर 4। d बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना है। किसका करना है? dy बाई डी एक्स की पावर का 4 का। तो सर कर दो ना, dy बाई डी एक्स को क्या मान लो? x, और 4 को क्या मान लो? n। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? nx n माइनस 1, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? dy बाई डी एक्स। तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 आगे आ जाएगा, 4 dy बाई डी एक्स की पावर n माइनस 1। तो 4 माइनस 1 करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 3। 4 dy बाई डी एक्स की पावर 3। अब x की जगह किसने ले ली? dy बाई डी एक्स ने। तो dy बाई डी एक्स का दोबारा करना पड़ेगा। जब दोबारा dy बाई डी एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा इक्वल टू 0। कर दिया हमने डिफरेंशिएशन। सर ऑर्डर आपने ही अभी बताया था कि जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है, तो सर सबसे बड़ा डेरिवेटिव तो इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है। तो हमारे m की वैल्यू कितनी हो गई? m ऑर्डर होता है और n डिग्री होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर m ऑर्डर होता है और n डिग्री होती है। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। और सर आपने बोला था जो सबसे बड़ा ऑर्डर होता है उसकी सबसे बड़ी डिग्री होती है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? इस पूरे की डिग्री कितनी है? 1 है। तो n की डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। इसने m प्लस n पूछा है, तो m प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। क्या आ गई बात समझ में? तो जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 3x प्लस 5y लेस देन 4। तो हमें क्या दे रखा है? 3x प्लस 5y लेस देन 4। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है एन ओपन हाफ प्लेन। अब ये ओपन हाफ प्लेन क्या होता है? तो याद रखना कि हमारे पास 2 तरीके के निशान होते हैं। सर कौन से तरीके के? एक तो होता है हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन, एक तो होता है ऐसे, एक होता है ऐसे, फिर तीसरा होता है ऐसे, और चौथा होता है ऐसे। तो जो ये वाला निशान है और ये वाला निशान है, इन दोनों का ग्राफ बनता है ओपन हाफ। इन दोनों का ग्राफ कैसा बनता है? ओपन हाफ। सर ओपन हाफ होता क्या है ये तो बता दो। तो देखो, जैसे समझ लो ये ग्राफ बना तो इस पर एक लाइन आएगी, तो समझ लो ये वाला निशान और ये वाले निशान का यूज़ करा गया है। तो जो लाइन आएगी वो लाइन आएगी हमारी डॉटेड लाइन। कैसी लाइन आएगी? डॉटेड लाइन। लेकिन अगर ये वाला और ये वाले का चिन्ह का यूज़ करा गया है तो हमारी जो लाइन है वो आएगी डार्क लाइन। डार्क लाइन मतलब सीधी सीधी जो लाइन होती है वैसी लाइन आएगी। आ गई बात समझ में? तो सर इतनी बात तो समझ आ गई कि ये जो ग्राफ है वो ओपन हाफ बनेगा, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है उसमें लेस देन का यूज़ करा गया है। तो सर मतलब कि जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पहला और दूसरा, उसमें से एक करेक्ट होगा क्योंकि दोनों में ही ओपन हाफ है। उसके बाद कह रहा है नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन और कंटेनिंग द ओरिजिन। एक में कह रहा है नॉट कंटेनिंग, एक में कह रहा है कंटेनिंग। तो ये है क्या? देखो भाई, अब इसमें ऐसे ग्राफ बनता है, समझ लो हमारा ऐसे कोई ग्राफ बना तो उसमें क्या होता है? अगर लेस देन होता है तो ग्राफ नीचे की तरफ आता है, सबने पढ़ा होगा 12 चैप्टर में। और अगर ग्रेटर देन होता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। ये बात सही है। अगर ये जो ग्राफ है वो लेस देन वाला ग्राफ है तो हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ की साइड आएगा? नीचे की साइड। और जब वो नीचे की साइड ग्राफ आएगा तो वो ओरिजिन को अपने अंदर ले लेगा, और जब वो ओरिजिन को अपने अंदर ले लेगा तो जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा? बी होगा। आ गई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ए वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है, और हमें प्रोजेक्शन निकालना है ए ऑन बी। जो प्रोजेक्शन निकालना है वो कैसे निकालना है? ए ऑन बी लिखा हुआ है वहाँ पर, मैंने बस उन वेक्टर को नाम दे दिए हैं। तो ऑन द वेक्टर i प्लस 2j माइनस 3k, मतलब बी पर वेक्टर निकालना है, सॉरी बी पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा प्रोजेक्शन का? फॉर्मूला हो जाएगा a डॉट बी। क्या हो जाएगा? a डॉट बी अपॉन में क्या आएगा? सबसे मेन बात है अपॉन में क्या आने वाला है? तो ऑन जिस पर बोलेगा वो नीचे आता है, तो नीचे किसका मैग्नीट्यूड आने वाला है? बी का। अब मैग्नीट्यूड भी बता दूंगा क्या होता है, पहले ए डॉट बी समझ लेते हैं। ए डॉट बी का मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई विदाउट आई जे के। तो 3, अब आई की जगह तो कुछ है नहीं तो 1 होगा, तो 3 1 जा 3।
-1 का +2 से करूँगा तो क्या आएगा -2, -2 का -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा +6 अपॉन में आने वाला है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस वाई स्क्वायर तो 2 का और जेड स्क्वायर मतलब -3 का। तो कितना आ जाएगा हमारा 3 - 2 1, 1 + 6 7, रूट के अंदर 1 + 4 + 9, तो आंसर कितना आ गया 7 अपॉन में रूट के अंदर 9 और 5 14, तो 7 अपॉन रूट 14, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है और ये जो इंटीग्रेशन है वो लिमिट वाला इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन में जो नीचे वाली होती है वो लोअर लिमिट होती है और जो ये ऊपर वाली होती है वो हमारी अपर लिमिट होती है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन बड़ा इजी है। मैंने कहा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसी में मौजूद हो तो हम t मान लेते हैं। तो देखो x² + 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा सर, x² + 1 का डेरिवेटिव करोगे तो x² + 1 का डेरिवेटिव करोगे तो आएगा x² का 2x और 1 का आएगा 0, तो डेरिवेटिव कितना आया 2x। सर लेकिन इसमें तो सिर्फ x मौजूद है, तो मैंने क्या कहा कांस्टेंट को कर दो तुम इग्नोर। तो कांस्टेंट को अगर तुम इग्नोर कर दोगे तो हमारे पास x आ गया, नहीं आ गया, आ गया सर, तो कर दो t मान के, क्या दिक्कत जा रही है। तो देखो भाई जिसका डेरिवेटिव मौजूद है उसको t मानना है, तो लेट x² + 1 = t, दोनों तरफ क्या कर दो दोनों तरफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कर दो दोनों तरफ, तो x² का 2x 1 का 0 = t का क्या हो जाएगा dt/dx। अब 2x और नीचे क्या है dx, तो ये dx डिवाइड कर दो और जाकर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2x dx = dt। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई के 2 की तो जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए x dx की, तो मल्टीप्लाई के 2 को डिवाइड में भेज दो, तो जो x dx की वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी dt/2 आ जाएगी। तो पुट कर दो वहाँ पे, तो वहाँ पर क्या लिखा है 2 से 3 x dx की जगह क्या आ जाएगा dt/2, और dt/2 में से जो 1/2 है वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट अंदर नहीं रहता। तो हमारा क्या बच गया, सिर्फ dt बच गया। तो ऊपर क्या बचा 1 और x² + 1 को हमने क्या मान रखा है t, तो 1/t dt। तो अब क्या करेंगे, अब 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है सर log t होता है, क्या होता है log t होता है। और जो इसकी अभी भी जो वो दे रखी है लिमिट्स दे रखी हैं, तो वो लिमिट हमें दे रखी है 2 से लेकर 3 तक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लिमिट सॉल्व करते हैं, तो लिमिट में क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डाल दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 log के अंदर सबसे पहले आप t की वैल्यू को डालोगे और t की वैल्यू क्या है हमारी x² + 1 डाल दी हमने। उसके बाद लिमिट भी लिख देंगे 2 3। अब करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 जब मैं log x² + 1 की जगह x की जगह 3 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद मैं लगाऊंगा माइनस, क्यों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो log और अंदर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा 1/2, एक हमारे पास क्या है एक प्रॉपर्टी होती है, वो सबको पता होगी, अगर आपको लर्न नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b, इसकी प्रॉपर्टी होती है log a/b, तो ये वाली प्रॉपर्टी सबको याद होगी। तो देखो log a/में log b, तो log 10/5, 5 1 5, 5 2 10, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/2 log 2। क्या आ गई बात समझ में। तो मैच करेंगे कि किससे मैच हो रहा है क्वेश्चन में, 1/2 log 2 हमारा सी ऑप्शन से ये मैच हो गया, तो सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इफ़ ए बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है सर, अभी ये तो बता दो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट करने पर हमारा आंसर 0 नहीं आता। सुन लेना, जिनका आंसर 0 नहीं आता, और सर जिनका आता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं। आ गई बात समझ में। स्क्वायर मैट्रिक्स का तो मैंने आपको बता ही रखा है, ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स बताना है हमें। बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है जब तक मैं हूँ। ए बी इनवर्स बताना है, तो सर ए बी इनवर्स कैसे बता देंगे। एक प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगी तो आप चुटकियों में बता दोगे। सर प्रॉपर्टी याद दिला दो एक बार हमें। तो प्रॉपर्टी है ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स
ए इनवर्स, ये होता है हमारा, उल्टा हो जाता है। तो सर अगर हमारा ए बी इनवर्स का इनवर्स है तो सर यही तो होगा, बी इनवर्स का इनवर्स ए का इनवर्स। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार और बता दो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं अब भी। तो देखो ए बी इनवर्स का होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, लेकिन ए बी इनवर्स के इनवर्स का क्या होगा, बी के इनवर्स का इनवर्स और ए का इनवर्स। सर बी के इनवर्स के इनवर्स से तो इनवर्स इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, बी बचेगा, और ए का इनवर्स तो ए का इनवर्स ही रहेगा। सर मैच हो गया शायद हमारा आंसर। हमारा आंसर आ गया सी। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हो और ठीक से देखो क्या लिखा हुआ है। कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं हमको 0.4, 0.6 और 1.6 एंड 3.0 एज शोन इन द फिगर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो हमें बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप ठीक से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें हमें सॉल्व वगैरह नहीं करना, हमें इसमें देख कर बताना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक, अगर मैंने ऐसे एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और उस ग्राफ में एक लाइन ऐसे जाती हो और एक लाइन ऐसे जाती हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, उसका जो पॉइंट आएगा, तो उसमें क्या होगा, इस पॉइंट से नीचे वाले सारे मिनिमम पॉइंट्स होते हैं। इस पॉइंट के नीचे वाले सारे कैसे पॉइंट होते हैं, मिनिमम। मतलब अगर इसके नीचे कोई मिनिमम पॉइंट नहीं दे रखा तो हमारा जो मिनिमम पॉइंट होता है वो यही वाला हो जाता है, यही हमारा क्या हो जाता है, मिनिमम पॉइंट। लेकिन अगर इसके नीचे भी और पॉइंट्स दे रखे, समझ लो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कुछ भी दे रखा हो, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे कैसे पॉइंट्स होते हैं, मिनिमम पॉइंट्स। मतलब सर यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जितने पॉइंट्स आएंगे वो सारे मिनिमम हो जाएंगे। बिल्कुल, देखो अगर यहाँ पर ऐसे बना हुआ है और इसने बोल दिया कि जो ये पॉइंट है इसके नीचे भी कोई पॉइंट है ऐसे करके यहाँ पे, मतलब इस और इस पॉइंट के बीच में जो जो भी पॉइंट आएंगे वो सारे पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। क्या आपको बात आई समझ में? तो अब क्वेश्चन का ग्राफ देखिए आप कैसे बना हुआ है, और उसमें एक कॉमन पॉइंट दे रखा है हमें, और उस कॉमन पॉइंट के नीचे जाते हुए एक और पॉइंट है 3.0, और जो कॉमन पॉइंट है वो है 0.6 और 1.6। तो सर क्या 0.6 और 1.6 एंड 3.0 के बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे वो जो सारे मिनिमम हो जाएंगे? बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगे। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, एट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 0.6, 1.6 एंड 3.0, यही आंसर है हमारा। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 11th का जो हमारा आंसर है वो क्या है, डी है। आ गई बात समझ में? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं और पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताओ। तो सर ये डिटर्मिनेंट दे रखा है तो डिटर्मिनेंट निकाल क्यों नहीं लेते, तो निकाल लेते हैं। तो 1 2 ज़ा 2 -5 4 ज़ा 20, इसमें भी निकाल लो। x को 2x से करोगे तो 2x का स्क्वायर, और 6 को 4 से करोगे तो -24। तो 2 - 20 करोगे तो माइनस का 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर -24। तो -18 + 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो 24 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे सर, 6 बचेंगे। ये मल्टीप्लाई का 2 इधर आकर डिवाइड में इक्वल टू x का स्क्वायर। 2 से ये कटेगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 इक्वल टू x स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट इक्वल टू x, और ये कैसा आ जाएगा, +-√3 इक्वल टू x। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। क्योंकि ये जो √3 है वो रूट से बाहर तो आ नहीं सकता, तो ये प्लस का भी होगा और माइनस का भी, अगर ये बाहर आएगा तो। क्योंकि √3 की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी होती है, 1.73 आएगा तो सही, पर प्रॉपर नंबर नहीं आएगा। तो नंबर जब भी रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस का वो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है, ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है हमें 5 और पूछा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो इसका सीधा सीधा सा हिसाब है, जिसको फॉर्मूला लर्न है वो इजीली कर लेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। सर ये n क्या है ये तो बता दो। n इज इक्वल टू ऑर्डर, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें दे रखा है ऑर्डर 3। कितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 3। तो ये हमें इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। तो अब करते हैं जो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 5, n-1 मतलब 3-1, तो कितना आ गया 5 की पावर 2। तो आंसर कितना आ गया अपना 25। सो 25 मैच हो रहा है अपना ऑप्शन बी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखे हैं ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है अपने को 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 0.6 और हमसे पूछा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू क्या होगी। सर आपको तो पता ही होगा जब दो इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। अगर इन दोनों पे नॉट है तो इन दोनों पे भी नॉट आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट हमारी क्या हो जाएगी सर, हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ऐसा सिर्फ जब ही होता है जब दो इवेंट आपस में कैसे हो इंडिपेंडेंट। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट तो पता नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट निकालने में जाता क्या है, कैसे निकलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि किसी चीज़ के होने और किसी चीज़ के ना होने का सम 1 होता है। तो अगर हमें ए नॉट चाहिए तो उसे 1 में से घटा दो, तो इसका भी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो कर दो 1 माइनस 0.3 1 माइनस 0.6, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.3 करेंगे तो आ जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई 0.4, तो ये आ जाएगा हमारा 0.28। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन सी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन में हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है y dx माइनस एक्स डी वाई का। इसमें क्या करना होता है x वाले x के साथ और y वाले y के साथ। सबसे पहले क्या करेंगे y dx इक्वल टू माइनस का एक्स डी वाई उधर जाकर प्लस का एक्स डी वाई। फिर देखो x वाला x के साथ और y वाला y के साथ होना चाहिए। अगर x को इधर लाना है तो कैसे आएगा 1/x dx, और अगर y को इधर लाना है तो कैसे आएगा 1/y dy। दोनों तरफ क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हो, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमने भाई क्या करा, तुम्हें इंटीग्रेशन करके पकड़ा दिया, अब तुम उसको वापसी वैसा ही करो जैसे वो पहले था। सॉरी डिफरेंशिएशन करके पकड़ा दिया, अब वापसी वैसा ही करो जैसे पहले था। तो 1/x dx एंड 1/y dy। तो 1/x dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा log x प्लस c भी लगा सकते हैं और c के साथ log भी लगा सकते हैं log c इक्वल टू 1/y का क्या हो जाएगा log y हो जाएगा। अब इसमें एक हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं log a प्लस log b की। log a प्लस log b की आइडेंटिटी होती है log a इंटू b, तो क्या हो जाएगा log x c इक्वल टू log y। log से log कैंसिल हो जाएगा तो x c इक्वल टू y हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमें दे रखा है आपके कौन से ऑप्शन में x c इक्वल टू y, सी ऑप्शन में, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में y इक्वल टू साइन इनवर्स x दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है। ये जो y2 लिखा है इसका मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब y का डेरिवेटिव कौन सा सेकंड डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। तो देखो कैसे करेंगे। तो जो y हमें y इक्वल टू साइन इनवर्स x दे रखा है, सबसे पहले क्या करो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि हमें y2 तक पहुंचना है तो 2 बार डेरिवेटिव करना तो बनेगा। तो एक बार तो करो पहले, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1। अब हम भी इसकी भाषा में ही चलेंगे, जब ये 1/2 करके चल रहा है तो हम भी 1/2 करके चलेंगे। साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है एकदम। अब ये डिवाइड का इधर जाकर मल्टीप्लाई, क्या सर ऐसे नहीं कर सकते क्या हम दोबारा y2? बिल्कुल कर सकते हैं, पर हल्की सी मुश्किल होगी करने में। तो क्या करो, ये डिवाइड का इधर जाकर मल्टीप्लाई कर लो, तो y1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या हो गया सर, अब क्या हो जाएगा, तो देखो इन दोनों में क्या लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन रूल, और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। सही है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और x की जगह जिसने ले लिया उसका डेरिवेटिव दोबारा होता है। तो x की जगह लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ने, 1 का तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x, प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो y1 का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा y2, और 1 का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 2 से देखो 2 कैंसिल हो गया, तो जो ये हमारा माइनस का है देखो ये ऐसे है माइनस एक्स y1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक प्लस में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू 0 आ गया। तो जो हमारा माइनस में उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
y2 इक्वल टू xy1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है एकदम। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें प्रूव क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू क्या होगा, ये हमें बताना है कि क्या होगा। तो क्या होगा भाई, देखो ये जो डिवाइड का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। y2 इक्वल टू किसके आ गया, xy1 के। तो जो हमारा आंसर किससे मैच कर गया, ए से। ए ही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। ए का डिटर्मिनेंट 2, बी वेक्टर का डिटर्मिनेंट 3, ए डॉट बी इक्वल टू 4। तो हमें बताना है ए माइनस 2b क्या होगा। तो देखो आप ए माइनस 2b को नॉर्मली सॉल्व आप नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो हमें ए माइनस 2b की जो है वैल्यू बतानी है। तो क्या करो आप, a माइनस 2b की वैल्यू बतानी है तो आप क्या करो, a माइनस 2b का स्क्वायर कर दो। a माइनस 2b की वैल्यू बताने के लिए आप a माइनस 2b का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। क्या होगा फिर, a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, 2 का स्क्वायर 4, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो 2 3 जा 6 और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 2 जा 4 a डॉट b। तो 4 प्लस 36 कितना हो जाएगा 40 माइनस 4 मल्टीप्लाई a डॉट b कितना दे रखा है 4, तो 40 माइनस 16। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 24। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 24। तो इसको मैच कर लेंगे, किससे होगा। देखो अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि सर ये तो आपने a माइनस 2b के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। तो सर ये जो स्क्वायर की वैल्यू है वो इधर जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। जो ये वैल्यू है वो वैल्यू है a माइनस 2b के होल स्क्वायर की। तो ये हमें स्क्वायर की तो नहीं चाहिए, हमें बिना स्क्वायर वाली चाहिए। तो स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इक्वल टू a माइनस 2b। और जब रूट 24 रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा, तो निकाल के देख लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये हमारा बन जाएगा 2 रूट 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आ गई बात समझ में, तो बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ए और बी पॉइंट दे रखे हैं और इस एक ए बी लाइन पर पी पॉइंट है, वहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैं नीचे लिख दिया है। लेकिन ए बी लाइन पर एक पी पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, तो हमें उसका जेड कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाना है। तो ये जो फॉर्म है इसमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसमें कौन सी फॉर्म लग जाएगी आपकी, इसमें लग जाएगी आपकी 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आपने 3 डायमेंशनल में ठीक से पढ़ा होगा तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, ये मैंने लिख दिया आपके लिए, इससे थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। तो ये आपकी 2 पॉइंट फॉर्म होती है। x माइनस x1 लिखा है तो x माइनस x1 मतलब 0 अपॉन में x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 0 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल टू में z माइनस z1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन में z2 माइनस z1, तो 2 माइनस, और जब -2 करूँगा तो वो क्या हो जाएगा +2। ये सारा एक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो देखो x अपॉन 3 इक्वल टू वाई माइनस 5 अपॉन -6 इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन में 4 इक्वल टू किसके हो जाएगा k के। तो x इक्वल टू किसके हो जाएगा 3k के, y किसके हो जाएगा -6k और माइनस का 5 उधर जाकर प्लस का 5। ऐसे ही z किसके हो जाएगा, z देखो डिवाइड का 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई मतलब 4k और प्लस का 2 उधर जाकर -2, मतलब कि एक बार इसको इसके इक्वल रखो, इसको रखो, फिर इसको रखो, तो ये 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। हमें जो x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो 3k इक्वल टू किसके हो जाएगा 6k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। हमें z कोऑर्डिनेट चाहिए तो z कोऑर्डिनेट में 2 की वैल्यू रख दो, तो कितना आ जाएगा 4 2 -2 8 -2। तो हमारा आंसर कितना मिल गया हमको 6 मिल गया। होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, तो आप कंटिन्यू रहें। अभी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको सेक्शन बी में कंटिन्यू करवाऊंगा। सो थैंक यू, सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।